ये बताइए कि मोहताज अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में कोई 10 लाख के करीब फ्रीलांसर होंगे जो मेरे ख्याल से काम कर रहे होंगे, और तकरीबन कोई कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि तकरीबन 120 मिलियन डॉलर के करीब जो है कोई ज़र मुबादला उन्होंने कमाया है, कुछ इस तरह के मोहतात आदाद शुमार हैं। पाकिस्तान का जो फ्रीलांसर है जो यहाँ से काम कर रहा है, उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो इतनी है कि वो एज एन फ्रीलांसर से ट्रांसफॉर्म होकर जो है वो एक स्टार्टअप बन जाए, और स्टार्टअप से ट्रांसफॉर्म होकर एंटरप्राइज बन जाए। अगर लार्ज स्केल में हम देखें कि हमें आने वाले सालों में अगर इस इंडस्ट्री में ग्रो करना है तो हमारा फ्रीलांसर इस कैपेसिटी का होना चाहिए कि वो अपने आप को एक एंटरप्राइज में कन्वर्ट कर सकें। आपका क्या टेक है इस पे? देखें, फ्रीलांसिंग जो है अब सिर्फ वो प्योर टेक स्किल्स की फ्रीलांसिंग सिर्फ नहीं होती, हर चीज़ की होती है। हर चीज़ की होती ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, अकाउंटिंग सर्विसेज है, डेटा एंट्री है। सही है। हाई स्किल पे आप बात करें तो उसमें सेल्स फोर्स हो गया, CRMs हो गए, माइक्रोसॉफ्ट की या ओरेकल की प्रोडक्ट्स पे हो गए। तो उसमें देखें, एक फ्रीलांसर एक लिमिटेड वे में एक फ्रीलांसिंग कॉस्ट के तहत ही अपनी इनकम कर सकता है। और मैंने एविडेंटली मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे कुछ दोस्तों ने फ्रीलांसिंग शुरू की थी आज से 7-8 साल पहले, और जिस प्लेटफॉर्म से फ्रीलांसर्स को काम मिलता है, अपवर्क या फाइवर, वहीं से काम लेना शुरू किया। आज माशाल्लाह 120-130 लोग उनके पास हैं और ठीक है। पूरी टीम बना चुके। ये अप्रोच की बात होती है। अच्छा, ये क्या अप्रोच की बात अप्रोच है। क्या आपने अपने आप को कन्वर्ट करना है, क्योंकि देखें ना, ये वो एग्जाम्पल है। मैं मैं एक चीज़ एग्जाम्पल देता हूँ कि आपने एक गाड़ी ली और उसी गाड़ी की ब्रांड की शॉप से आप अपनी गाड़ी मेंटेनेंस करा रहे हैं या अपने इलाके के किसी मैकेनिक से मैकेनिक से करा रहे करा हैं। रहे हैं। तो उसमें फ़र्क क्या होता है कि आप कोई बड़े एंटरप्राइज लेवल के प्रोजेक्ट हैं, वो कोई भी फ्रीलांसिंग से नहीं कराता, क्योंकि उसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं होती, और कल को किसी भी लेवल पे आप अकाउंटेबल एक फ्रीलांसर को नहीं ठहरा सकते। उसके ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स के थ्रू पैसे रोक लेंगे, बट कोई उस पे अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। तो वो आज़ाद घूम रहा होता है, वो एक-एक साथ 3-3 4-4 प्रोजेक्ट लिया हुआ होता है कि एक का काम सही कर रहा होता है, एक का नहीं हाँ, कर रहा उसके होता। ऑडिट भी अच्छा नहीं हो पाता। एथिक्स के भी मसले होते हैं। और आपको आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं आपके तवज्जो से फ्रीलांसर्स को भी एक ज़रूर मैसेज देना चाहूँगा कि आप अच्छा करेंगे काम या खुदा ना खास्ता बुरा करेंगे, ये पाकिस्तान के ब्रांड पे इसका बहुत असर पड़ता है। क्योंकि मैंने एक मुल्क के अंदर, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उस वक्त मैं चेयरमैन पाशा नहीं था, बट चूंकि मैं इंडस्ट्री से एसोसिएशन हूँ, एक जगह मैं बैठा तो वहाँ पे एक गोरे ने सवाल किया कि मैंने पाकिस्तान को काम दिया था, बट मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ। पता ये चला कि उसने पीनट्स पैसे दे के एक फ्रीलांसर से काम कराया था और वो चीज़ें चली हुई थी। बट उसके जहन में तो यही, मैंने तो खैर उसको बोला कि आप जब इस तरह एक इतना बड़ा काम इस लो लेवल पे आप करवाएंगे तो फिर आप तो इस तरह आगे नहीं बढ़ सकते। सबने उस चीज़ को अप्रिशिएट किया था कि यस, आपको किसी कंपनी को आउटसोर्स करना चाहिए था रादर देन फ्रीलांसर, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट था, वो कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं था। तो उसमें एक मैसेज ये कहने का मकसद ये कि अच्छा काम करें तो मुल्क का ही नाम रोशन होगा, बुरा काम करें अल्लाह ना करे तो वो फिर सिर्फ आपसे नहीं, वो फिर किसी से भी काम नहीं कराएगा। तो ये ब्रांड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने और ख़ास तौर पे मैंने पर्सनली पिछले 3 से 4 साल में टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान के ब्रांड को लेके बहुत मेहनत की है। इसमें मतलब हुकूमतों से मैंने फ़ाइट की कि बाहर जाके आपका लोगो, हुकूमत का लोगो कोई गोरा नहीं पहचानता, हमें टेक डेस्टिनेशन को ब्रांड करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने बात समझी, मानी। इस वक्त टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान, हम किसी भी ग्लोबल इवेंट पे जाते हैं, यूरोप हो, मिडिल ईस्ट हो, सऊदीया, वो टॉप पर होता है। सही है। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हमने एक गवर्नमेंट को तजवीज़ दी थी कि हमारी जितनी एग्जीबिशंस होती हैं उस दौरान उस मुल्क के मेन डाउनटाउन के एरिया में पाकिस्तान की आईटी की ब्रांडिंग की जाए। उन्होंने क्या बात है। की और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 महीने में 3 मेजर एग्जीबिशन थी, एक लंदन में, एक आयरलैंड में और एक टोरंटो में। वहाँ के मेन एरियाज़ में, ट्रेन स्टेशंस पे, डाउनटाउन टोरंटो में पाकिस्तान की आईटी की ब्रांड हुई, उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा है।
यानी कि वहां के रेजिडेंट्स को पता लगा कि पाकिस्तान इस सेक्टर में काम करता है और वो यहाँ पर अपने आप को शोकेस करने आए हुए हैं उनके जो। क्योंकि देखें सर, पिछले इतने बरसों में हमारी जो एम्बेसीज हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, इन्होंने काम उन्हीं का है। अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने हमारे आम बेचे, उन्होंने हमारा टेक्सटाइल बेचा, उन्होंने हमारे ऑरेंजेस बेचे, बहुत अच्छा। बट अब बहुत जरूरी है कि वो आईटी के लिए बहुत जरूर काम करें। कल भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग थी पाकिस्तान एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड की। सही है। उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक प्रेजेंटेशन दी, वजीर आजम के सामने ये रखा कि हमारा ये टारगेट है, और उसमें आईटी नहीं था। अच्छा। और जब उन्होंने पूछा, वजीर आजम ने पूछा साहब ने कि आईटी का तो मैंने टारगेट 25 बिलियन दिया है, तो उन्होंने कहा कि उसमें पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, उनका चूंकि स्पेसिफिक बोर्ड बना हुआ है तो उसका डिपार्टमेंट है। तो फिर जब मेरी बारी आई तो मैंने तजवीज़ दी कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के लिए भी टारगेट है, एमओआईटी के लिए भी टारगेट है, बट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को अपने टारगेट में वो शामिल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान की एम्बेसीज और कॉन्सुलेट में जो कमर्शियल अटैचीज बैठे हुए हैं, वो कमर्शियल अटैचीज बैठे हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को रिपोर्ट करते हैं। तो कोलैबोरेटिव वे में जब वो चीज़ें चलेंगी तो इन कॉन्सुलेट्स और एम्बेसीज की केपीआईज होंगी, उनकी परफॉर्मेंस एवेल्युएट जब होगी कि आपको एक्सपोर्ट का इतना टारगेट दिया था, उसमें आईटी भी जब आएगा तो फिर भाग दौड़ होगी। अभी टीडैप और पीसैप मिलके बहुत पाशा के साथ बहुत काम करते हैं एग्जीबिशंस में। हमारे खास तौर पे सऊदी अरब, यूएई और यूरोप के कुछ ममालिक में बड़े ज़बरदस्त एम्बेसडर्स हैं, बड़े ज़बरदस्त कमर्शियल अटैचीज हैं जो आईटी में बहुत अपनी अब कमांड रखते हैं। सही है। बट जाहिर है टारगेट परफॉर्मेंस इनके पास भी आना चाहिए ताकि हम इसको इंशाल्लाह आगे लेके चलें। ठीक है। अच्छा, इतनी सारी एफर्ट्स करने के बावजूद, इतना सब कुछ करने के बावजूद, ये बैनुल अक़वामी जो पेमेंट मेथड्स हैं, ये पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? ये एक चैलेंज नहीं है या ये हम इससे बाहर निकल गए, हमें इसकी परवाह नहीं है? बात ये है कि बहुत लोग समझते हैं कि ये उनके आने पर डिपेंड करता है। मैं पेपैल की आपको एग्जांपल देता हूँ। पेपैल दुनिया भर में जहाँ पे भी चलता है, जिन जिन का अकाउंट है पेपैल पे, वो किसी भी वक्त बाआसानी पैसे वसूल कर सकते हैं और किसी भी वक्त बाआसानी पैसे किसी को भी भेज सकते हैं। सही है। तो क्या स्टेट बैंक आपका ये अलाउ करता है? जब ये चीजें पॉलिसी लेवल पे ठीक नहीं होती तो पेपैल कैसा आएगा? लेकिन पेपैल ने फ्रीलांसर्स के लिए अब ये काम किया है। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी में बड़ा इसको क्रेडिट जाता है कि जिस प्लेटफॉर्म से हमारे फ्रीलांसर्स पेमेंट वसूल करते हैं, ठीक है, उसमें पाकिस्तानियों के लिए ये ऑप्शन है कि कोई पेपैल से उनको पेमेंट कर रहा है तो वो उस पे पेमेंट वसूल कर सकते हैं। बट सवाल ये है कि ये फ्रीलांसर्स पाकिस्तान पैसे क्यों नहीं लेके आते? इनके तो वर्चुअल कार्ड्स पे पैसे रखे हुए। अब वो उनके नजरिए से बात सोचें तो इसलिए नहीं लेकर आते क्योंकि उनको बाहर डॉलर में पैसे रखने दिए जाते हैं, पैसे खर्च करने आसानी से दिए जाते हैं। आज एक फ्रीलांसर के यूएस के या वर्चुअल अकाउंट में $15,000 रखे हुए तो बआसानी किसी भी एयरलाइन से टिकट खरीद सकता है, होटल बुक करा सकता है, कुछ AWS की या गूगल की सर्विसेज परचेज करा सकता है। पाकिस्तान में अगर उसका रुपीज में क्रेडिट कार्ड है तो वो पहले वो कन्वर्ट होगा, फिर उस पर टैक्स लगेगा, फिर कुछ कार्ड जो हैं उसको एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा, दूसरा लिमिट्स हैं हर एक की। तीसरा ट्रांसफ़र के लिए बासानी उसको एक सुकून होता है कि डॉलर में रखे हुए। तो देखें इस तरफ हम जा रहे हैं। देखें अल्लाह का शुक्र है कार्ड आ गया। अब मसला आया हुआ है 10% टैक्स का। फिर दूसरा कार्ड आसानी से खुले। अच्छा, तीसरा जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि उससे मसला हल हो जाएगा, स्टेट बैंक का जिस वक्त डेबिट कार्ड का सर्कुलर निकला था उसी वक्त एक सर्कुलर और निकला था उसी के साथ कि प्राइवेट बैंक्स ने इन्हीं डॉलर फॉरेन करेंसी अकाउंट जो आईटी एक्सपोर्टर्स के इनको पेमेंट की थ्रू डेबिट कार्ड एंड थ्रू इंटरनेट बैंकिंग बाहर पैसे भेजने की विदाउट स्टेट बैंक अप्रूवल इजाजत दे दी गई। लेकिन वो इंटरनेट बैंकिंग की प्रोडक्ट अभी बैंक्स ने तैयार नहीं की कर रहे हैं। कुछ बैंक्स ने हमें कमिटमेंट दी है कि अक्टूबर नवंबर तक ये तैयार होगा। अब आप सोचें जिस दिन ये आ गया और इस पर शर्त ये कि टैक्स भी ना हो, तो अगर किसी के अकाउंट में $20,000 रखे हुए, वो कहीं भी बैठा है, दुबई में बैठा है, सऊदीया में बैठा है, यूएस में बैठा है,
वो अपने पाकिस्तान के बैंक में लॉगिन करे और दुनिया में, सिंगापुर में, दुबई में, सऊदीया में, कहीं पे भी पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, वो वहाँ से विदाउट एनी हैसल पैसे ट्रांसफ़र कर सकते। जो आजकल हमारे आईटी कंपनीज, स्टार्टअप, फ्रीलांसर्स को सहूलत दुनिया भर में मौजूद है। और हम ये जितनी बातें कर रहे हैं, देखें, हम ये बातें इसलिए कर रहे हैं कि जितना ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस आप आईटी सेक्टर के लिए करेंगे, जी, उतना ही लोग यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड होगा, हमारी डॉलर्स पाकिस्तान आएंगे। और ये ऐसी चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पे सर 300 से $500 में 24 घंटे के दौरान अमेरिकी में कंपनी खुल जाती है। अच्छा, यहाँ 1.5 घंटे की कराची से फ्लाइट ले जाके फ्री जोन की यूएई में कंपनी खुल जाती है, बैंक अकाउंट बन जाता है सही है। 3 से 4 दिन में। और ये आईटी में यही तो एक नॉलेज इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं। आपको आउट ऑफ द बॉक्स हुकूमत को ऐसा करना होगा कि इन सारी सहूलत के बावजूद पाकिस्तान में ऐसी सहूलत हो कि इनको तंग ना किया जाए, इनके पास एफबीआर के, इनके पास बाकी